नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन तक 5 राज्यों के दौरे पर। मिजोरम, मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार में 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। रेल, सड़क, उद्योग और हवाई सेवाओं को देंगे नई रफ्तार। आज पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा मिजोरम। प्रधानमंत्री मोदी बैराबी सेनांग लाइन का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में शुरू होंगे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। गुवाहाटी में भूपेन हजारिका शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहली कैबिनेट बैठक में रखा आम चुनाव का प्रस्ताव। भारत को दोनों देशों की साझेदारी पर भरोसा, शांति और स्थिरता की जताई उम्मीद। निष्पक्ष और संतुलित होगा भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। कहा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है बातचीत। और जापान में आज से शुरू होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय दल की अगुवाई करेंगे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 15 सितंबर तक यानी अगले 3 दिन 5 राज्यों का दौरा करेंगे। पहले पड़ाव में पीएम मिजोरम पहुंचेंगे, फिर मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार में 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए सभी राज्यों में रेल, सड़क, उद्योग और हवाई सेवाओं को नई ऊर्जा और नई रफ्तार मिलेगी। मिजोरम पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। मणिपुर में आईटी पार्क, पुलिस मुख्यालय जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, तो वहीं असम में भूपेन हजारिका के शताब्दी समारोह में पीएम शामिल होंगे। कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम करेंगे और बिहार को मखाना बोर्ड का तोहफा मिलेगा। पीएम इन सभी जगहों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मिजोरम के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बडरबी से सायरंग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मिजोरम रेल के नक्शे से जुड़ जाएगा। इस ऐतिहासिक पल को साकार करने में झारखंड का भी अहम योगदान है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन की बुनियाद झारखंड के पाकुड़ जिले के पत्थरों से बनाई गई है। ऊंची नीची घाटियों और घने जंगलों के बीच इस ट्रैक का निर्माण अपने आप में चुनौती थी, लेकिन इससे भी बड़ा लक्ष्य था इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। इस ट्रैक पर बने एक ब्रिज की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ज्यादा है। ऐसे में इंजीनियरों के लिए मजबूत आधार बनाना जरूरी था। इसके लिए ट्रैक पर बिछाए जाने वाले पत्थर और ब्रिज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टोन चिप्स झारखंड के पाकुड़ जिले से मंगाए गए। झारखंड से जो हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्रिज बने हैं ज़्यादा हाइट वाले, तो उसमें जो भी चिप्स, स्टोन चिप्स यूज हुआ है वो पाकुड़ का से लाया गया है। दूसरा, जो ट्रैक के ऊपर जो बालास्ट होता है उस पे जो हमारा वो भी पाकुड़ से आया है। रेलवे के सहायक कार्यपालक अभियंता सुमन चौधरी के मुताबिक पाकुड़ के पत्थर अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर है। ये न सिर्फ मजबूत है बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये पत्थर हर पैमाने पर फिट बैठते हैं। एक इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, उसका सम प्रॉपर्टी होता है, उसको फुलफिल करना होता है, तो वो उस ग्रेड में जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वो क्वालिटी पे खरा उतरता है। रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी बताते हैं कि पाकुड़ के पत्थर बेसल्टिक रॉक होते हैं जो ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। इनके ग्रेन्स बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ये चट्टानें बेहद कठोर और टिकाऊ होती हैं। पाकुड़ के चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है
और पाकुड़ के जो चट्टान या पत्थर बोलिए वो बेसिकली बेसॉल्टिक रॉक है जो ज्वालामुखी लावा के फ्लो से बना है, और ये इसको हम लोग राजमहल ट्रैप भी कहते हैं। और इसके ग्रेन्स बहुत फाइन हैं, और इसका कारण क्या है कि जब लावा धरती के ऊपर आया क्रिटेशियस एज, आज से करीबन 12 से 13 करोड़ वर्ष पहले, क्रिटेशियस एज के बाद ज्वालामुखी विस्फोट में ये आपका पत्थर जो है स्टोन्स बनने लगे, क्रिस्टलाइज्ड होने लगे। तो इसके ग्रेन्स बहुत फाइन है क्योंकि ये तुरंत क्रिस्टलाइज हो गए, जिसके चलते आज ये पत्थर की जो हार्डनेस वगैरह जो है ना काफी ज्यादा है। पाकुड़ के पत्थर अपनी मजबूती के लिए देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर है। बड़ी और टिकाऊ संरचनाओं में इनका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र इस तरह के खनिज संपदा से भरपूर है। दो पत्थर मेन है, एक आपका इग्नियस और दूसरा आपका मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक तो हाईली मेटामॉर्फोस्ड हो गया, तो इग्नियसी रॉक है जिसमें बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेकोरेटिव पर्पस, कंस्ट्रक्शंस पर्पस, रोड बनाने के लिए और आपका रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए और भी बहुत सारे ये दो पत्थर हमारा बेसिक इन्वॉल्व होता है। जो झारखंड से लगा हुआ एरिया है वहाँ इस तरह के पत्थर मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा ही है छोटानागपुर प्लेटो जो है। तो चाहे छोटानागपुर, बंगाल नीस इसको पहले बोलते थे, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक था जो सारे इसी में थे। तो बहुत जगह माइनिंग होता है आपका स्टोन्स का। हमने कहा सिंहभूम से लेकर, खूंटी से लेकर, पाकुड़ से लेकर, बंगाल से लेकर, उड़ीसा, झारखंड, सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड के पाकुड़ से निकले ये पत्थर अब मिजोरम में विकास की नई पटरी की नींव बन चुके हैं। झारखंड के पाकुड़ के पत्थर मिजोरम तक पहुंच रही रेल ट्रैक की बुनियाद को मजबूती से थामे खड़े हैं। यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि झारखंड के योगदान और देश की एकजुट ताकत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं गौरव पुष्कर। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार पहुंची रेल लाइन पर डीडी न्यूज की टीम ने सफर किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर भारतीय रेल की जांबाज इंजीनियरों ने इन डीएम दुर्गम रास्तों और पहाड़ों का सीना चीरकर कैसे मुश्किल सफर को आसान बनाया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने आइजोल के सायरंग से बैराबी तक ट्रेन से सफर किया। 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो सारंग आइजोल जो मिजोरम की राजधानी है वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे सारंग है, और सारंग से बैरावी की दूरी जो है वो 51 किलोमीटर है, जहां तक की यात्रा अभी डीडी न्यूज की टीम कर रही है। और भारतीय रेल के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि उन्होंने बहुत ही नई टेक्नोलॉजी, नए तकनीक के सहारे कहीं ना कहीं इस दुर्गम रास्ते को आसान बनाया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस वक्त इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद इस परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं। रेल कनेक्टिविटी के बाद देश के अन्य हिस्सों से कटा हुआ मिजोरम जहां जुड़ेगा, वहीं पर्यटक जो हैं देश भर के टूरिस्ट यहां पर तशरीफ लाएंगे और राज्य की प्रगति में अपनी एक नई भूमिका जो है वो सुनिश्चित करेंगे। अपने कैमरामैन मोंटी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइजोल में होने वाली जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। मिजोरम में पार्टी के प्रभारी देवेश कुमार से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के एक अहम राज्य मिजोरम में शनिवार को आएंगे और कई अनमोल तोहफे लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आजादी के 78 साल बाद रेलवे कनेक्टिविटी का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम में देंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत उत्साहित है और तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ मिजोरम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी एमएलसी देवेश कुमार हैं। कितनी खुशी है मिजोरम के लिए, आप प्रभारी हैं, क्या तैयारी है बीजेपी की और कितना हर्ष का विषय? पूरे मिजोरम के लिए ये जो दिन है ये स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी मिजोरम कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी इनको नहीं मिल पाया था और इसके वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते थे। इतने वर्ष जब कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने मिजोरम को वंचित रखा रेल सेवा से। पार्टी कितना इससे लवरेज दिखाई पड़ रही है? पीएम मोदी के आगमन के बाद पार्टी को कितना फायदा होगा? कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उमंग प्रधानमंत्री भर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मिजोरम के जो युवा हैं
उनमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत सकारात्मकता है। उनको लगता है कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश में पहली बार विकास और विकास, सिर्फ विकास की ही बात करते हैं। और इसीलिए सिर्फ रेल ही सेवा ही नहीं, जहां नेशनल हाईवेज पे जो काम हो रहे हैं और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आप जितनी जिलों में जाएंगे सभी वर्ग उससे उसका लाभ उनको मिल रहा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत एक सकारात्मक रुख है लोगों में और खासकर युवाओं में। बहुत शुक्रिया देवेश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी मिजोरम के प्रभारी हैं, बिहार के एमएलसी भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री के आगमन से निश्चित तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से, उमंग से झूम उठेंगे। लेकिन हम नफा और नुकसान की सियासत नहीं करते। मिजोरम की विकास, मिजोरम का जो डेवलपमेंट है वो हमारी प्राथमिकता है। कैमरामैन मोंटी के साथ मिजोरम की राजधानी आइजॉल से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मणिपुर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा करेंगे। पीएम चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। चुराचांदपुर में पीएम जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें 3,600 करोड़ की लागत वाली मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट माइंड परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी प्रयास मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। नमस्ते मोदी जी, वेलकम टू चुराचांदपुर। प्रधानमंत्री चुराचांदपुर और इम्फाल में जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे उनमें मंत्री पुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्री पुखरी में IT SEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, साथ ही 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित इमा मार्केट जैसी पहल शामिल हैं। मणिपुर में जो आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आ रहा है, सब खुश है, अब खुश है, पर डेवलपमेंट भी आएगा, वो आएगा। And I would like to welcome our Prime Minister Narendra Modi, and I hope he brings peace and prosperity to our state. हमारा प्रधानमंत्री आने से विकास बहुत अच्छा से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हम उसके लिए भी स्वागत करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी, हम आशा करते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो इसके फ़ायदा हम मणिपुर वासियों को ही ये फ़ायदा हमें लेना चाहिए, ये कहना चाहती हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठाती रही है। पीएम का विजन पूर्वोत्तर को भारत की विकास गाथा का केंद्र बिंदु बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल और चुराचांदपुर में जो जनता से संवाद करेंगे, वही संवाद मणिपुर की भविष्य की दिशा व दशा तय करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी और सहयोगी उर्मिलेश के साथ मैं निशांत राय, डीडी न्यूज इम्फाल। मिजोरम और मणिपुर के बाद आज शाम को प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। ये समारोह डॉक्टर हजारिका के जीवन और विरासत का सम्मान करेगा, जिनका असमिया संगीत, साहित्य और संस्कृति में योगदान अद्वितीय है। वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के जानकार थे। गुवाहाटी के खानापाड़ा में भारत रत्न भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी समारोह होगा। समारोह में राज्य भर के 1200 से ज्यादा कलाकार अनूठा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कलाकार प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी प्रस्तुति के लिए खासे उत्साहित हैं। 100वें जयंती का जब प्रोग्राम होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेगा। उसके सामने हम लोग एक गाना रेडी किया हुआ है असम गवर्नमेंट की तरफ से। ये चुने हुए 14 गाना है। उस गाने को हम लोग
करीब करीब 1000 से भी ऊपर आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे कल इसी जगह पर। 2000 का व्यक्ति चुने हुए विख्यात जो गीत है उनमें से 14 गाने चुने हुए ये गाना उसको 100 बरस का सेलिब्रेशन के लिए ये क्या हुआ है। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी का 100 साल का जो जन्म जयंती है वो बहुत ही धूमधाम से असम सरकार एक महोत्सव करने वाले हैं। उसमें से बहुत सारे गिने चुने असम के जो स्टार परफॉर्मर्स है, सिंगर्स है, सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग के जो भारत रत्न लेजेंडरी सिंगर डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी का उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी के लिए, तो अभी हम लोग 1000 से ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आ रहे हैं सिंगर्स गाना गाने के लिए। तो अभी रिहर्सल चल रहे हैं, तो कल प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल बी प्रेजेंट हियर and all the dignitaries of Assam as well as from all over the state, and it will be a great honor, like everybody performing in the same platform. ये 100 बरस के जो उपेंद्र का जन्मदिन का शुभ मुहूर्त है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कल। ये बहुत सौभाग्य का बात है। और आइए अब बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिलहाल इन पर अभी 18% की दर से जीएसटी लगता है। डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना ने जीवन बीमा पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी कटौती और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कैलाश हॉस्पिटल के ग्रुप निदेशक डॉक्टर पल्लवी शर्मा से खास बातचीत की। जीएसटी की नई दरों में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी 0% कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा, जो ग्रुप डायरेक्टर हैं कैलाश हॉस्पिटल की। मैम, किस तरह देखते हैं आप नई दरों को? ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो सरकार द्वारा लिया गया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि जन जन के प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, उन्होंने ये जनता को एक तरीके से एक उपहार ही दिया है। जैसे उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आपको दिवाली पर मैं दूंगा, उन्होंने पहले ही नवरात्रों पर उसका बेनिफिट जो है वो दे दिया गया है। मेडिकल में जो डिवाइसेस चाहिए आपको, एम्बुलेंस ले लीजिए, व्हीलचेयर पे कॉस्ट ले लीजिए, या जैसे इंश्योरेंस के माध्यम से आपने बोला, तो इंश्योरेंस एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति डरता है इंश्योरेंस लेने से, क्योंकि वो सोचता है कि अरे ये तो अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए। तो उस व्यक्ति को उन्होंने उस रेंज में कवर कर लिया कि अब वो व्यक्ति सोच सकता है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता मुझे ऐसी जरूरत पड़े कि मुझे हेल्थ अपनी उस कवरेज लेनी पड़े, इंश्योरेंस का यूटिलाइजेशन करना पड़े, तो वो उसमें कवरेज में आ गया। तो अगर कभी भी उसको ऐसी जरूरत पड़ती है तो वो उसमें ले सकता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, दोनों में ही ये रियायत दी गई है कि उसमें से जीएसटी को बिल्कुल 0 कर दिया गया है। हेल्थ पॉलिसी की बात की जाए तो अब लोग कितना और ज्यादा ले सकें, क्योंकि जो गरीबी रेखा वाले हैं उन्हें तो आयुष्मान के दायरे में ले आए, अब मध्यम वर्गीय। बिल्कुल बिल्कुल, मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है वो आमतौर पे सैलरीड व्यक्ति होता है, तो उसको उसके जेब का खर्च जो है वो उसकी सैलरी का डिवीजन होता है। कि जैसे अब आपने देखा होगा कि मेजर 6 सेक्टर्स में उन्होंने चेंज किए, तो वो सारे 6 सेक्टर इतने सोच समझ के चुने गए हैं जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का डे टू डे कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये थी डॉक्टर पल्लवी शर्मा जो बता रही थी कि किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खास तौर पर जीवन बीमा को लेकर जिस तरह से जीएसटी 0% की गई है, उसका फायदा आने वाले समय में और ज्यादा लोगों को मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, नोएडा। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोप का एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और कानून की शासन, स्थिरता, गुणवत्ता, मानकों और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यावसायिक संवाद में उन्होंने कहा कि इस साझेदारी को न केवल व्यापार विस्तार के संदर्भ में बल्कि विश्वव्यापी व्यापक सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पंजाब के रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। डॉक्टर मुरुगन शाहपुर बेला गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। हरिवाल गांव के प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। दोपहर में पंजाब के ही बेला ध्यानी में वे बाढ़ पीड़ितों से मिलकर स्थिति की समीक्षा करेंगे और राहत सामग्री वितरित करेंगे। इस दौरान मुरुगन नंगल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का दौरा कर मंदिर को हुई बाढ़ क्षति का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वे रूपनगर के उपायुक्त के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून 15 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू कर सकता है। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा, 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। इस साल मानसून 8 जुलाई की सामान्य तिथि से 9 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया था। 2020 के बाद पहली बार पूरे देश में इतनी जल्दी मानसूनी बारिश शुरू हो गई थी। देश में अब तक मानसून के मौसम में सामान्य बारिश के मुकाबले 836.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 7% अधिक है। उत्तर पश्चिम भारत में 720.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षा से 34% ज्यादा है। असामान्य रूप से भारी बारिश के साथ साथ कई चरम मौसमी घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। पंजाब को दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जहां उफनती नदियां और टूटी नहरों के कारण हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और लाखों लोग विस्थापित हो गए। हिमालयी राज्यों में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूस्खलन से व्यापक नुकसान दर्ज किया गया है। मानसून भारत में कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42% आबादी की आजीविका को प्रभावित करता है और जीडीपी में 18.2% का योगदान देता है। ये पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक जलाशयों को पुनः भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्नाटक के हासन जिले के आरकलगुडु तालुक में गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ये घटना तब घटी जब हजारों लोग गणेश प्रतिमा के साथ जुलूस में शामिल थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर जुलूस में शामिल लोगों के ऊपर चढ़ गया। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतक परिवारों के लिए राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। फ्रांस के इस प्रस्ताव के पक्ष में कल 142 देशों और विपक्ष में 10 देशों ने मतदान किया। वहीं 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विरोध में मतदान करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और अमेरिका शामिल है। भारत का ये रुख नया नहीं है। भारत ने हमेशा ही फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी है। न्यूयॉर्क घोषणा नामक इस प्रस्ताव को फ्रांस और सऊदी अरब ने पेश किया। इसमें कहा गया है कि गजा में संघर्ष खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है और एक न्यायपूर्ण स्थायी समाधान केवल 2 राष्ट्र फॉर्मूले से ही संभव है।
इस प्रस्ताव में अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले की निंदा भी की गई, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी और 250 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। भारत ने नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत को उम्मीद है कि यह कदम नेपाल में शांति और स्थिरता को मजबूत करेगा। ये भी भरोसा जताया कि ये नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक करीबी पड़ोसी, लोकतांत्रिक साझेदार और लंबे समय से विकास सहयोगी होने के नाते वे नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों और उनके नागरिकों के कल्याण और समृद्धि के लिए काम करता रहेगा। और खेल की खबरों में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आज से जापान के टोक्यो शहर में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट आज से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। भारत के स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 17 सितंबर को क्वालिफिकेशन राउंड में नजर आएंगे। वे जापान पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट के लिए भारत ने अलग अलग इवेंट्स के लिए 19 प्लेयर्स का स्क्वाड जापान भेजा है। नीरज ने 2023 में गोल्ड जीता था। इतिहास में पहली बार मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत के 4 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। नीरज के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव ने भी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 2023 में बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। अब वे अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरेंगे। भारत के 19 प्लेयर्स के स्क्वाड में युवा स्प्रिंटर्स अनिमेश कुजूर से भी मेडल जीतने की उम्मीद है। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले ही प्लेयर हैं। वे भी 17 सितंबर को ही रेस करते नजर आएंगे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की नुपुर और जास्मीन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में जास्मीन 57 किलोग्राम वर्ग में वेनेजुएला की ओमेलिन कैरोलिना अल्काला सेगोवाइया को 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी, जबकि नुपुर ने 80 किलोग्राम वर्ग में तुर्की की तुजितास सैमा को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। नुपुर और दुजितास का सामना अस्ताना विश्व मुक्केबाजी कप के सेमीफाइनल में हुआ था, जिसमें भी भारतीय खिलाड़ी ने 5-0 से जीत हासिल की थी। जिस बैंक खाते को आपने पैसे बचाने के लिए खुलवाया है, वही आपके चंद रुपयों के लालच में किसी साइबर अपराधी के खेल का हिस्सा बन जाता है। दरअसल ये अपराधी फर्जी गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर की मदद से हजारों म्यूल अकाउंट चलाते हैं, जिसके जरिए साइबर अपराध का करोड़ों रुपया क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेश चला जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट लगातार बैंकिंग व्यवस्था को इस चुनौती से निपटने के लिए अहम जानकारी साझा करती रहती है। बैंक्स जो ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट्स के थ्रू हो रहे हैं उनको मॉनिटर करते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग कहते हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत ये रिक्वायरमेंट है कि बैंक्स को ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने पड़ते हैं। और जब वो मॉनिटर कर रहे हैं तो ये रेड फ्लैग जो FIU ने इशू किए हैं वो उनकी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसमें से जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होते हैं वो FIU को रिपोर्ट होते हैं। FIU उनको एनालाइज करके वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पास ऑन कर देता है और उसके ऊपर फिर एक्शन हो जाती है। तो ये जो प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूल अकाउंट्स है, ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो क्या आप जानते हैं आपके ही बैंक खाते से साइबर अपराधी कैसे खेल रहे हैं करोड़ों का खेल? आपके द्वारा चंद पैसों के लिए इन्हें दिए जा रहे किराए के खाते कैसे बन रहे हैं देश के खिलाफ साइबर अपराध का हथियार, और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं इस जाल से? जानने के लिए देखिएगा साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। फिलहाल मुझे यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात कि कैसे बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं ये साइबर अपराध, और लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर
कैसे बन रहे हैं इनका मुद्दा। अनजान व्यक्ति आपका अकाउंट क्यों लेना चाहता है, आपको पैसे क्यों देना चाहता है, कल जाके आपके अकाउंट का मिसयूज होगा तो पुलिस आप तक पहुंचेगी, उस तक नहीं पहुंचेगी। जब कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, फ्रीज इमीडिएटली लग जाता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा वापस आ सकता है। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।